Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Myself Vijayalakshmi Shandile, Faculty of Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम प्रकरण शब्द और पद के विषय में जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, पद किसे कहते हैं, शब्द पद कैसे बन जाते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। तो शब्द की परिभाषा है एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। बच्चों, आप सभी ने पिछली कक्षाओं में स्वर और व्यंजन यानी कि स्वर और व्यंजन जिनको मिलाकर वर्णमाला बनती है उनके विषय में जाना होगा। तो जो शब्द है बच्चों, शब्द भी स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णों का एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह है, यानी कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। और वे शब्द कैसे? सार्थक शब्द जिनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आकाश। बच्चों, आकाश एक शब्द है और यह जो आकाश शब्द है वह वर्णों के मेल से बना है और वर्णों के मेल से ये एक सार्थक शब्द बना है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। तो शब्दों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। शब्द भंडार का वर्गीकरण। बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण और रचना के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि इस वर्गीकरण के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार अलग अलग शब्दों का निर्माण हुआ है, किस प्रकार अलग अलग भाषाओं के शब्दों का हिंदी भाषा में आगमन हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी शब्दों की रचना कैसे हुई। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी विदेशी शब्द। बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों का यानी तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का और देशी और विदेशी शब्दों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में यथावत अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनमें बिना कोई परिवर्तन के यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वे जैसे के जैसे यानी कि जैसे वो संस्कृत भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं वैसे कि वैसे ही उन्हें हिंदी में ले लिया जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान ही उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है बिना किसी परिवर्तन के। उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे रात्रि, मयूर। रात्रि और मयूर ये दोनों तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द है जिनको हम वैसे के वैसे ही यानी कि ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। इनका तद्भव यानी कि हिंदी में परिवर्तित रूप है। रात्रि को हम रात कहते हैं और मयूर को हम मोर कहते हैं। अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। बच्चों, तद्भव शब्द यानी कि ऐसे संस्कृत के तत्सम शब्द जिनको हमने परिवर्तित करके हिंदी में ले लिया है यानी कि उससे उत्पन्न यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे पत्ता, आग, नींद। बच्चों, पत्ता, आग, नींद ये
तत्सम शब्द, ये तद्भव शब्द है जिनका तत्सम रूप है पत्र, अग्नि, निद्रा। कुछ हम तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण देखते हैं, जैसे सूर्य, ये तत्सम शब्द है यानी संस्कृत का शब्द है जिसको हमने बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों हिंदी में लिया है, और इसका तद्भव यानी कि उत्पन्न होने वाली, संस्कृत से उत्पन्न होने वाला शब्द है सूरज। दिवस, ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है दिन। कूप, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है कुआं। अश्रु, ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है आंसू। नृत्य, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है नाच। अग्नि, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है आग। आम्र, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है आम। तो बच्चों, आपको तत्सम और तद्भव अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि तत्सम संस्कृत के शब्द जिनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, और तद्भव यानी संस्कृत से जन्मे शब्द। अब हमारा उत्पत्ति के आधार पर देशी और विदेशी शब्द भी हिंदी भाषा में ही आते हैं, जिनको हिंदी भाषा में प्रयोग हम करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये देशी शब्द हैं या विदेशी शब्द भी इसके आगे आएंगे बच्चों। देशी शब्द जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, जैसे झाड़ू, खाट, छोरा, रोटी, थैला, पानी, तेंदुआ, गैया, ये देशी शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते हैं। अब आते हैं बच्चों विदेशी शब्द, यानी कि भारत पर कई विदेशियों ने शासन किया, और जब वे भारत में आए तो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के साथ साथ वे अपनी भाषा भी लेकर आए, और उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ साथ उनकी भाषा के कई शब्द हमारी हिंदी भाषा में ऐसे रच बस गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि वे विदेशी शब्द हैं या हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि के हिंदी में प्रयुक्त शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत अर्थात आया हुआ भी कहते हैं, यानी कि बाहर से आए हुए शब्द जो कि हमारी हिंदी भाषा में रच बस गए हैं। अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं जैसे सर्कस, पुर्तगाली शब्द है बरामदा, फारसी शब्द है प्याज, तुर्की भाषा से आया हुआ शब्द है कैंची, तुर्की भाषा से ही आया हुआ अन्य शब्द है पलटन। अब अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, यानी प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। शब्द सुनते, बोलते या लिखते ही उसका अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है। बच्चों, प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। जब हम उन्हें सुनते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तो स्वतः ही हमारे मन मस्तिष्क में उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द बच्चों, जैसा कि हम जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण से ही स्पष्ट हो रहा है कि एकार्थी यानी कि एक अर्थ वाला शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं।
यानी कि जब आप इन्हें जब बोलते हैं तो ये शब्द एक से अधिक अर्थ इनके प्रकट करते हैं। देखो बच्चों, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जब हम उच्चारण करते हैं अनेकार्थी, यानी कि एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे पत्र, पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं, पत्ता भी कहते हैं और पंख भी कहते हैं। यानी कि कहते तो हैं लेकिन इसके अर्थ भी अलग हैं बच्चों। पत्र यानी चिट्ठी, पत्र यानी पत्ता, और पत्र हम पंख को भी कहते हैं। यानी शब्द एक हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। फिर आते हैं बच्चों हमारे पर्यायवाची शब्द। शब्दों के समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द एक है लेकिन उसके एक समान ही अर्थ बताने वाले और शब्द होते हैं। जैसे आभूषण, आभूषण को हम गहना भी कहते हैं, अलंकार भी कहते हैं और जेवर भी कहते हैं। बच्चों जैसे ये एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये आप शब्द भंडार में भी पढ़ते हैं। अब आता है विपरीतार्थक शब्द। शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, इसका विपरीत शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या है? हानि। अच्छा, इसका विलोम शब्द है बुरा। झूठ, इसका विलोम शब्द है सच। अब बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, अर्ध तकनीकी शब्दावली। सामान्य शब्दावली, सामान्य शब्दावली वे शब्द हैं जो सामान्य जीवन में जन समुदाय द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्य, व्यवस्था, दिनचर्या आदि को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे घर, पेड़, नदी। बच्चों ये वे शब्द होते हैं जो हम आम जीवन में प्रतिदिन अपने कार्य, व्यवस्था या दिनचर्या आदि को बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन्हें हम सामान्य शब्दावली वाले शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्दावली विषय, विषय विशेष जैसे चिकित्सा, बैंक, विज्ञान आदि से जुड़े विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग विशिष्ट संदर्भों यानी विषयों में तथा अध्ययन आदि में किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हुंडी, पूंजी आदि। अर्ध तकनीकी शब्दावली, अर्ध तकनीकी शब्दावली में वे शब्द आते हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता अपने ज्ञान तथा परिवेश के आधार पर प्रयोग करता है। जैसे सिनेमा में सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। सिनेमा में सुंदर सुंदर दृश्य देखकर आनंद आ गया। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के निर्माण अथवा रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रूढ़ शब्द, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों को किसी अर्थ या विशेष वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके खंड नहीं हो सकते। आपने बच्चों शब्द विचार पिछली कक्षाओं में एक पाठ पढ़ा होगा जिसमें आपने रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा होगा और आपने ये पढ़ा होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला यानी पाठशाला,
प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि शब्द वे जिनका कोई सार्थक अर्थ हो वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ ना हो तो वे निरर्थक शब्दों में गिने जाते हैं। बच्चों, यौगिक शब्द भी दो शब्दों के योग से बनता है और दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दश प्लस आनन, दशानन, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अपना एक विशेष तीसरा अर्थ निकलता है। जैसा कि आपने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, तो बहुव्रीहि समास के जो शब्द हैं वे योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका अपना एक तीसरा विशेष अर्थ होता है उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। पद। बच्चों, अब हम जानेंगे कि पद किसे कहते हैं, शब्द पद कब बन जाता है, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो पद आपने पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को शब्द तथा शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आपने पढ़ा ना बच्चों कि शब्दों के वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य। अब बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया है शाम, घर, चलो। शाम एक शब्द है, घर एक शब्द है, चलो भी एक क्रिया शब्द है। तो बच्चों, यहाँ अगर हम जब इसको वाक्य में ना लेकर यदि हम इसे अलग अलग पढ़ें तो शाम, घर और चल ये सब अलग अलग शब्द हैं जिनका अपना अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। किंतु जब हम इन शब्दों को एक वाक्य के अंतर्गत ले लेते हैं, यानी कि वाक्य के अंतर्गत आने पर ये शब्द जो है वह पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जब तक शब्द वाक्य के अंदर नहीं आता, हम उसको शब्द को वाक्य में परिवर्तित नहीं करते, यानी कि शब्दों के समूह से जब तक हम वाक्य नहीं बनाते तब तक उस शब्द का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। लेकिन यदि हम उस शब्द को वाक्य के अंतर्गत, यानी जब हम उन शब्दों के मेल से यदि हम कोई वाक्य बना देते हैं तो वह शब्द वाक्य के अंतर्गत आकर क्या बन जाता है, पद बन जाता है। पद के भेद हैं संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद, क्रिया विशेषण पद, समुच्चय बोधक पद, संबंध बोधक पद, विस्मयादि बोधक पद। पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि शब्दों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन जब हम उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं, यानी कि हम उन सारे शब्दों को मिलाकर जब एक वाक्य बना देते हैं तो वाक्य में आने पर वह शब्द पद बन जाता है और पदों का अपना एक व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। पद वाक्य में प्रत्येक पद का कोई ना कोई व्याकरणिक दायित्व निर्वहन करता है, अर्थात प्रत्येक पद किसी ना किसी व्याकरणिक इकाई का काम करता है। बच्चों, शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो वाक्य में आने पर वह शब्द पद बन जाता है और वाक्य में प्रत्येक पद का कोई ना कोई व्याकरणिक दायित्व होता है, यानी कि प्रत्येक पद किसी ना किसी व्याकरणिक इकाई का काम कर रहा है। जैसे लड़के ने गाना गाया। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के पद बन जाने का कारण है इसका व्याकरण के नियमों में बंध जाना। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्द के रूप में परिवर्तन आ जाते हैं।
जब तक शब्द वाक्य में नहीं आता तब तक शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और जब वो पद बन जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है। जैसे लड़की गीत गाती है, लड़की स्त्रीलिंग है और एक वचन में क्रिया हो रही है। लड़के गीत गाते हैं, यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो गया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो गया और गाते हैं बहुवचन। अब हम जानेंगे शब्द और पद में अंतर। शब्द वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है, यानी कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका अपना एक निश्चित, अपना एक स्वतंत्र अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं और जब उन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह शब्द पद बन जाता है। शब्दों का कोशीय अर्थ होता है, यानी कि जब हम वर्णों के मेल से शब्द बनाते हैं तो उसका अपना एक अर्थ होता है। जैसे लड़की, शब्दों के साथ कारक चिन्ह लग जाने से वे पद बन जाते हैं। जब हम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द जो है पद बन जाते हैं। जैसे लड़की ने। शब्दों को स्रोत, रचना, विकास और अर्थ के आधार पर बांटा जाता है। जैसा कि हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकास और अर्थ के आधार पर। पदों को विकारी और अविकारी के आधार पर व्याकरणिक कोटियों में बांटा जाता है। पदों को हम विकारी और अविकारी के आधार पर व्याकरणिक कोटियों में बांटते हैं। उदाहरण जैसे महल, शोभा, अद्भुत। यहाँ पर जब हमने इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये पद बन गए। महल की शोभा अद्भुत थी। आई होप बच्चों आप सभी को ये प्रकरण, शब्द और पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप घर पर अपनी पुस्तक से इसका पुनः अभ्यास करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।